हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्ट 6 ऊर्जा के स्रोत। देखिए, ये पड़ाव अंतिम पड़ाव है और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। परीक्षाएं नज़दीक है, मात्र 1 माह और परीक्षा रह चुका है। आप इसको देखते हुए आप इस चैप्टर का अध्ययन आप 2 दिन के अंदर मात्र कर सकते हैं और आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो देखिए और सारा चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ऊर्जा के स्रोत, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इस पाठ में कि ऊर्जा है क्या। देखिए, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हर वस्तु में कार्य करने की कोई ना कोई क्षमता होती है और जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। हर व्यक्ति में भी अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है। हम में कुछ अलग है, आप सब छात्रों में कुछ अलग है और हमसे भी कोई ऊपर है, उसकी कार्य करने की क्षमता अलग है। तो ये जो कार्य करने की क्षमता है ना, इसको ऊर्जा कहते हैं। जंतुओं में भी, जंतु में ले लीजिए आप, अलग अलग जंतु हैं, गधा है, घोड़ा है, बैल है, भैंसा है या फिर ऊंट है, सब में अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है। तो इसी कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के स्रोत, अब ये देखिए, ऊर्जा जो है ना विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऊर्जा के स्रोत भी अलग अलग है। आप ऊर्जा देखिए, ऊर्जा कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। आप टीवी चलाते हैं, टीवी को चलाने के लिए क्या चाहिए? विद्युत ऊर्जा चाहिए। अब टॉर्च चलाते हैं, टॉर्च को क्या चाहिए? सेल का ऊर्जा चाहिए। आप अपने को चलाते हैं जी, आप अपने भी तो चलाते हैं। हम अपने को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं ना। तो हमको भी ऊर्जा कहाँ से आता है? भोजन से आता है। पेड़ पौधों को ऊर्जा कहाँ से आता है? भोजन से आता है। सूर्य से ऊर्जा मिलता है, जिससे सौर कुकर चलता है, सौर प्लेट चलता है। पवन से पवन चक्की चलता है। पवन ऊर्जा से बैटरी भी अब चार्ज हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हो गए हैं अब फिलहाल वर्तमान में। लेकिन जब हम पीछे जाते हैं इस चैप्टर में, तो ऊर्जा के 2 तरह के आपको स्रोत मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। एक है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, और दूसरा है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। हम इसको बोल सकते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। कहने का अर्थ है, देखिए, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पीछे जाते हैं तो वहाँ दिखता है कि हमारी दादी, हमारी माँ गोईठा से भोजन बनाती थी, लकड़ी से भोजन बनाती थी, कोयला से भोजन बनाती थी। लेकिन आज की जो औरतें आप देख सकते हैं कि आज वो नवीकरणीय यानी एलपीजी गैस का उपयोग करती है। तो कहने का अर्थ है कि आप देख सकते हैं कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय मतलब यानी जिसका उपयोग तो हम आज करते हैं लेकिन उसकी पूर्ति तुरंत संभव नहीं है। मतलब नहीं, और नवी मतलब नया, करणीय मतलब कि उत्पन्न किया जा सकते। यानी ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसको अभी उत्पन्न किया नहीं जा सकता है, उसको हम उत्पन्न करने के लिए लाखों वर्ष लग जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है, जैसे लकड़ी है, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, इसको अगर हम चाहें तो अभी तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चाहें कि अभी इसको उत्पन्न कर लें तो ये संभव नहीं है। पेट्रोल और कोयला को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगता है, तब जाकर के कोयला और पेट्रोल बनता है। तो ये ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत है, जैसे लकड़ी ले लेते हैं, लकड़ी
और यहाँ ले लेते हैं एलपीजी गैस, तो आसानी से दोनों के अंतर को समझा जा सकता है। देखिए, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत यानी ऊर्जा के वैसा स्रोत जिसका हम अभी उपयोग कर रहे हैं और उसका बैकअप तुरंत हो जाएगा, यानी उसकी पूर्ति तुरंत पीछे से हो जाएगी। जैसे हमने आपको बताया कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, यानी इसको ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी बोलते हैं। आज इसकी उत्पत्ति हो जाने से हमारा ऊर्जा का समाधान बहुत जल्दी हो रहा है। जिसको हम चाहें तो जल ऊर्जा जल का उपयोग तुरंत करें और तुरंत उसकी पूर्ति पीछे से होगा। सौर ऊर्जा का उपयोग हम करते जाएं और उसका बैकअप होता जाएगा। पवन ऊर्जा का हम उपयोग करते जाएं और इसका बैकअप मतलब पीछे से इसकी पूर्ति, तुरंत ही पूर्ति, जल्दी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए इसको नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। फिर से एक बार आपको हम समझाते चले कि ऊर्जा के परंपरागत या अनवीकरणीय स्रोत। परंपरागत यानी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसका उपयोग हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आ रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोल। अब देखिए, अब ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत यानी गैर परंपरागत, देखिए इसको बोलते हैं गैर परंपरागत, इसको बोलते हैं परंपरागत। परंपरागत मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हुए आ रहे हैं। लकड़ी हमारे पूर्वज जलाते थे, हमारे दादा जलाए, हमारी दादी जलाई, हमारे मम्मी, हमारे पापा इसको क्या करते रहे, जलाते रहे। और ये एलपीजी गैस ये आज का ये है। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आज का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जिसका आप कितना भी उपयोग करते जाएं ये खत्म होने वाला नहीं है। इसको अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं और ये खत्म होने वाले ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोल, कोयला ये लाखों वर्ष बनने में लगा है और ये तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ अंतर देख सकते हैं, यह अंतर भी आसानी से समझा जा सकता है कि कोयला और पेट्रोल जो है ये तुरंत खत्म होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इससे घर को और शरीर को भी हानि होती है। ये तुरंत नहीं बनेंगे। ये इसमें ऊर्जा के देखिए आप 20% ही उपयोग करते हैं, 80% वेस्ट जाता है, 80% बेकार हो जाता है। कैसे आप पूछ सकते हैं। कोयला पे आप खाना बनाइए, या फिर पहले परंपरागत में क्या था बताइए, तो चूल्हा था और उसमें लकड़ी को लगा दिया जाता था नीचे से। तो जब लकड़ी पकड़ता था तो आप देख सकते हैं ऐसे ये खाना अगर बनता था, इसमें लकड़ी ऐसे जलता था, तो ऐसे देखिए इस पर अगर कोई बर्तन ऐसे बना हुआ है, बर्तन ऐसे, तो ये देखिए ये जो इसके लौ था ऐसे निकलता था, यानी इसके पेंदी में न लग के इसके चारों तरफ ऐसे लकड़ी का ऊर्जा इन्वेस्ट होता था। यानी 20% इसके पेंदी में लगता था और 80% बेकार हो जाता था। लेकिन आज जो एलपीजी गैस आप देख लीजिए, एलपीजी गैस में क्या है कि आप सिलेंडर पर खाना बनाते हैं तो आप देखिएगा लौ एकदम ऐसे पेंदी में ही लगता है, यानी 80% इसका उपयोग हो जाता है और मात्र 20% बेकार जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा ईंधन आपके लिए उपयुक्त है या कौन सा ऊर्जा आपके लिए फायदेमंद है। देख लीजिए आप इसका, देखिए इससे घर की भी क्षति होती थी और व्यक्ति की भी क्षति होती। इसमें ऊर्जा लकड़ी और कोयला से जो धुआं निकलता था ना, घर भी गंदा हो जाता था और आँख भी क्या हो जाता था, अंधा हो जाता था। ये ज़्यादातर बरसात के दिनों में देखने को मिलता था। जब लकड़ी सिम हो जाए, कोयला सिम हो जाए, उसको जलाते जलाते हमारी माँ बहनें तंग हो जाती थी। और ये एलपीजी गैस को देख लीजिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को देखिए, ये किस घर में बन रहा है पता नहीं चलता है। इससे बेकार पदार्थ कम निकलता है, नगण्य के बराबर निकलता है, और इससे बेकार पदार्थ ज़्यादा निकलता था।
ये आपको ज़्यादा खर्चीला हो जाता था और ये कम खर्चीला होता है। इसका परिवहन आसान है, एक जगह से दूसरे जगह इसको ले आने में आसानी है। इसका भंडारण आसानी से हो जाएगा, इसका भंडारण आसानी से नहीं होता था। इसके लिए बहुत ही सुरक्षित जगह ढूंढना पड़ता था। बरसात से बचाना है इसको, ठंड से बचाना है इसको, तो इसमें हर प्रकार की कठिनाइयाँ थी और यहाँ सारी कठिनाइयों का हल था। तो इसको हम आदर्श ईंधन के श्रेणी में भी रखते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को हम आदर्श ईंधन के रूप में भी जानते हैं। आता है प्रश्न बोर्ड में कि आदर्श ईंधन की क्या विशेषता है, तो आप कह सकते हैं कि आदर्श ईंधन सस्ता होता है, आदर्श ईंधन का भंडारण आसानी से होता है, आदर्श ईंधन का परिवहन आसानी से होता है, आदर्श ईंधन सस्ता होता है और हर जगह आसानी से उपलब्ध होता है। और जस्ट इसके विपरीत है, देख लीजिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यानी परंपरागत स्रोत, ये महंगा है। अब इसमें देखिए, आपको भोजन बनाना हो तो लकड़ी जुटाइए, चूल्हा जुटाइए, इसको जलाने के लिए माचिस लाइए, इसको जलाने के लिए लकड़ी को जलाने के लिए करासन लाइए, यानी किरासन तेल, किरोसिन जिसको आप बोलते हैं, लाइए। हर चीज़ इसमें लाना होगा। और इसमें आप एक एलपीजी का सिलेंडर कंधे पर रखे और सलाई या फिर लाइटर लिए और चल दिए। कितना आसान है, सोचिए। देखिए, इसके बाद का टॉपिक है ऊर्जा का अच्छा स्रोत। देखिए, ऊर्जा का अच्छा स्रोत में सबसे पहले आता है ईंधन। ईंधन है क्या? देखिए, वे सभी पदार्थ जो जल करके, यानी जिसका दहन होता है और दहन हो करके हमको ऊष्मा प्राप्त होता है। कोई भी चीज़ देखिए जलता है, किस चीज़ की उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो जब कोई पदार्थ जल करके और ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है, उसको हम ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। और इसको जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो एक आदर्श ईंधन क्या है, ये जानने की जरूरत है। देखिए, आदर्श ईंधन जो सस्ता हो, दूसरा जो आसानी से हर जगह उपलब्ध हो, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो, जो हानिकारक नहीं हो, जो ऊष्मा का अच्छा स्रोत हो। आप देख सकते हैं, देखिए, ऊर्जा के स्रोत में ईंधन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं ना, वो हमारे अंदर पचता है, हमारे अंदर उसके रूपांतरण होते हैं और उसमें सबसे अहम रोल जिसका होता है ऑक्सीजन का। या कोई भी पदार्थ जो जलता है, जिसका दहन होता है और दहन हो करके जो हमें उससे ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होता है, उसको ईंधन कहते हैं। ईंधन मतलब होता है जलने वाली वस्तुएं, ऐसा ही समझिए सीधे तौर पे बात। तो आप देख सकते हैं कि जो सस्ता हो, आदर्श ईंधन किसे कहेंगे आप बताइए? आदर्श मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा हो, जो सबसे बढ़िया ढंग से हमको प्राप्त हो जाए। तो जो सस्ता हो, जो आसानी से हर जगह उपलब्ध हो, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, जो हानिकारक नहीं हो, जो ऊष्मा का अच्छा स्रोत हो। अब हम चलेंगे, दो तरह से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए, एक ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है और एक ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जिस ऊर्जा का या जिस ईंधन का हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं, उसको ऊर्जा का परंपरागत स्रोत बोलते हैं। अब देख लीजिए, आप किसको आप यूज करते आ रहे हैं, तो सीधे तौर पे बात आ जाएगी कि कोयला है और पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ है।
ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ है। उसके बाद एक और है नाभिकीय ऊर्जा यानी प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग बोलते हैं। अब लोग देख सकते हैं कोयला और पेट्रोल ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। इसको बनने में ना लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। ये आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये कोयला और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन भी है। अब जीवाश्म ईंधन क्या है भाई? तो जीव जंतु और पेड़ पौधों के मरे हुए शरीर से जो प्राप्त ईंधन है ना उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब मान लीजिए लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी आई, भूकंप आया, तो हमने आपको बताया कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यानी वैसी ऊर्जा के स्रोत जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हुए आ रहा है। आप देख सकते हो कि इस कोयला और पेट्रोल का उपयोग बहुत ही सालों से होता आ रहा है। क्या ये ख़त्म नहीं होंगे? ये ख़त्म होंगे, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अगर देखा जाए तो ये जीवाश्म ईंधन भी है। जीवाश्म के ये जीव जंतु जो मर जाते हैं ना तो उसके शरीर से प्राप्त ईंधन है। अब देखिए कैसे हम आपको बताते चले कि मान लीजिए लाखों वर्ष पहले भूकंप आया, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ऐसे मान लीजिए ज्वालामुखी निकला धरती से, तो इसके अंदर जितने भी पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु, ये क्या हुए? ये ज्वालामुखी इस पर गिरा, यहाँ मान लीजिए भूकंप हुआ तो सीधे ज़मीन के अंदर चले गए, धंस गए। और इस पर क्या हुआ कि ज्वालामुखी का जो लावा राख निकला ये इस पर पड़ा। हमने आपको बताया जीवाश्म ईंधन। देखिए जो जीव जंतु मर जाता है ना और मरने के बाद उसके शरीर से जो आपको ईंधन प्राप्त होता है, अब मान लीजिए पेड़ पौधा मर गया तो सूख गया तो उसे आप ईंधन इस्तेमाल कर लिए, या कोई भी जीव जंतु मर गया समुद्र के अंदर मर जाए। देखिए सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम पदार्थ तैयार होता है ना वो समुद्र के अंदर ही तैयार होता है, क्योंकि समुद्री जीव बहुत ज़्यादा हैं, मरते हैं और मर करके समुद्र तल में जाते हैं और तल में जा करके बहने लगते हैं। और जहाँ भी गड्ढा मिलता है ना, मान लीजिए समुद्र है और इसमें जीव जंतु मर गए, समुद्री जीव बह रहे हैं और यहाँ अगर ऐसे गड्ढा है तो इस गड्ढे में मान लीजिए जीव जंतु क्या हो गए, यहाँ इकट्ठा होने लगे और इस पर मिट्टी के परत दर परत और बालू गिट्टी के जो परत दर परत है इस पर जमा होने लगे। और जमा होकर के जब इसका रूप परिवर्तन होता है तो ये पेट्रोलियम बनता है। और पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ जानते हैं क्या है? पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा प्लस ओलियम यानी कहने का अर्थ है पेट्रा मतलब होता है चट्टान और ओलियम मतलब होता है तेल, अर्थात चट्टानों के तेल को हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब जान सकते हैं देखिए यहाँ से जब बनता है और ये तैलीय पदार्थ जब बहता है तो बहते 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 ये समुद्र जो है मैदानी भाग से भी गुजरा है और पहाड़ी भाग से भी गुजरा है। तो जब पहाड़ के रास्ते से पेट्रोलियम पदार्थ गुजरता है तो चट्टानों में जहाँ बड़े बड़े खाई होते हैं उसमें ये तेल जमा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये बनता है समुद्र में लेकिन मिलता है चट्टानों में। तो ये रहा आपका ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। आप जान सकते हैं कि देखिए ये परंपरागत हमने इस्तेमाल किया, हमारी कई पीढ़ियां इसको इस्तेमाल करते हुए आ रही है। इसका तो ख़त्म होना स्वाभाविक है, तय है। अगर हम इसको सावधानी पूर्वक विवेकपूर्ण से यानी हम अपने विचारों से बढ़िया ढंग से अगर इसका इस्तेमाल नहीं करें ना तो जानते हैं क्या होगा, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा और फिर आ जाएगा अंधकार युग। तो इस परंपरागत स्रोत का यानी जो ईंधन का परंपरागत स्रोत है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इसका आपको सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना होगा। आप देख सकते हैं कि सावधानी पूर्वक, अब देखिए पेट्रोलियम जितने वाहन थे अब वो क्या हो रहे हैं, सीएनजी पे चल रहे हैं। अब आ गया देखिए हाइड्रोजन गैस पे अब चलेंगे, अब तो बैटरी पर भी चलने लगा वाहन। तो ये किस लिए प्रोडक्ट किए गए, किस लिए खोज किया गया इसका? क्योंकि इस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पर ब्रेक लगाया जा सके। इतना ना अंधाधुन हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसको बनने में करोड़ों वर्ष लगा, लाखों वर्ष लगा, और इसका उपयोग आप देख लीजिए कितना रफ्तार से हो रहा है। तो ये तुरंत ख़त्म हो जाएंगे ना।
इसको बचाना हमारा और आपका दायित्व है। अगर हम नहीं बचाए, इसको सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल नहीं करें तो जानते हैं क्या होगा, एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आया एक दूसरा, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत, देखिए पहले था ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, अब जब इसके इतना ना इस्तेमाल बढ़ गया इसका कि इसको रोकने के लिए बहुत सारे रसायन शास्त्रियों ने, भौतिकवेताओं ने, यानी वैज्ञानिकों ने खोज निकाला इसका विकल्प, जिसको बोलते हैं ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। इसमें कौन सा चीज़ है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यानी ये जो ऊर्जा के स्रोत हुए वो गैर परंपरागत हुए और इसका उपयोग इतना रफ्तार से बढ़ाया जा रहा है ताकि परंपरागत स्रोत पर ब्रेक लग सके। तो आप देख सकते हैं पवन ऊर्जा के बारे में, पवन से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग पवन चक्की चलाने में हो रहा है, इसका उपयोग बैटरी को चार्ज करने में हो रहा है, इसका उपयोग और बहुत सारे उपकरणों को चलाने में हो रहा है। सौर ऊर्जा देख लीजिए, सौर से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग आप देख रहे हैं, सौर प्लेट आ गया है और सौर प्लेट का उपयोग बहुत सारे कार्यों में किया जा रहा है। तो देखिए, आज हमने पढ़ा आज की क्लास में कि ऊर्जा के स्रोत में हमने आपको बताया कि ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, हमने बताया कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यानी इतनी सारी ऊर्जा के स्रोत हैं। और इस स्रोत के माध्यम से हमने आपको बताया कि ईंधन भी ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, जिसके माध्यम से हमने आपको बताया कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत में हमने आपको बताया पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इस इन गैर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के आविष्कार होने से, खोज होने से परंपरागत स्रोत पर ब्रेक लगा। बहुत सारी गाड़ियाँ देखिए, पहले जो आप देख रहे हैं रेल ना, ये कोयले से चलती थी, कोयले से भाप तैयार किया जाता था, उस भाप से इंजन को चलाया जाता था। लेकिन आज वो विद्युत से चलता है। अब विद्युत तैयार कैसे होता है? तो जल विद्युत देख लीजिए, जल से भी विद्युत तैयार होता है ना, जल विद्युत से भी बिजली तैयार होता है और उससे बहुत सारा कार्य किया जा रहा है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए, जितने आप ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे जो धुआं निकलता है ना, उसमें सबसे अधिक मात्रा में CO2 निकलता है। और ये CO2 क्या करता है? देखिए, जब CO2 यहाँ से उत्पन्न होता है तो वायुमंडल के कुछ दूरी पर जाने के बाद एक मतलब ये कवरेज बना देता है, कवर जैसा तैयार कर देता है, एक दीवार खड़ा कर देता है। और जो कम तरंगदैर्घ्य वाली सूर्य से निकलने वाली और रक्त किरण है ना, उसको अपने अंदर से मतलब कि पृथ्वी की सतह तक आने देता है। और जब देखिए, जब सूर्य से चलने वाली और रक्त किरणें थोड़ा बहुत इस CO2 के अंदर आता है ना और पुनः धरती से टकरा कर ये वापस जाता है, तो उसके टकरा कर ऊपर जाने के बाद ये जो CO2 है ना, ऐसे ये CO2 की दीवार अब इसको और रक्त किरण को ऊपर जाने नहीं देता है। पृथ्वी से टकराकर जो वापस लौटता है, इस CO2 के परत से टकराकर पुनः नीचे आ जाता है और इस पूरे वायुमंडल को गर्म रखता है। इसी को कहते हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।